नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 112 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे हमारी इस PDF में वो क्वेश्चन होंगे टोटल 10 और इसे हम दो भाग में कवर करेंगे। तो जितने भी बच्चों के पास सब्जेक्ट कोड BHIC 112 है वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाओ और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ताकि उसी हिसाब से जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें और चीज़ों को अपडेट कर सकें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 17th और जो 18th सेंचुरी थी, यानी कि जो 17वीं और 18वीं सदी थी, उस समय के अगर हमें भारत के इतिहास को जानना है तो उसमें क्षेत्रीय स्रोतों का क्या महत्व है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले उसे आराम से समझो, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन रियल में क्या पूछा है और हमें आंसर क्या लिखना है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर 17th और 18th सेंचुरी का भारत के बारे में आपको जानना है तो उसमें क्षेत्रीय स्रोतों की क्या भूमिका होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्षेत्रीय स्रोत क्या होते हैं ये आपको बता दूं। तो देखो, दो प्रकार के सोर्स होते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एक होते हैं राष्ट्रीय स्रोत और एक होते हैं क्षेत्रीय स्रोत। अब जो राष्ट्रीय स्रोत होते हैं वो पूरे के पूरे देश की सीमाओं से जुड़े होते हैं, जबकि जो क्षेत्रीय स्रोत होते हैं ये किसी पर्टिकुलर एरिया के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम असम की बात करते हैं, तो मान लो हमें असम के बारे में जानना है, तो जो असम के क्षेत्रीय स्रोत होंगे, जैसे वहाँ के इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास लिखा गया होगा, वहाँ की खुदाई से जो हमें अभिलेख मिलेंगे, वहाँ के जो सरकारी रिकॉर्ड्स लिखे गए होंगे, तो हम असम के बारे में प्रॉपर जो जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वो सिर्फ असम की जो संस्कृति है, असम की जो भाषाई पहचान है, असम के जो लोग हैं, उन सब के बारे में हमें असम के सोर्सेज से ही पता चलेगा, असम के स्रोतों से ही पता चलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको दक्षिण भारत के बारे में जानना है तो आपको संगम साहित्य पढ़ना पड़ेगा। बंगाल के बारे में जानना है तो बंगाल के जो सोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम क्षेत्रीय स्रोतों की बात करते हैं तो पहली बात ध्यान रखना, क्षेत्रीय स्रोत किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जुड़े होते हैं और इससे हमें उस क्षेत्र में कौन सी भाषा चलती थी, कौन से राजवंश थे, किस प्रकार के संघर्ष होते थे, प्रशासन कैसे चलाया जाता था, ये सब पता चलता है। तो क्षेत्रीय स्रोतों से किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में पता चलता है, ध्यान रखना। और जो राष्ट्रीय स्रोत होते हैं वो पूरे भारत के बारे में हमें वर्णन करवाते हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि क्षेत्रीय स्रोतों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है अगर हमें पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में स्पेशल जानना है तो क्षेत्रीय स्रोत आप समझ चुके हो कि क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनका योगदान क्या है। तो 17th 18th सेंचुरी के जो भारत है, अगर हमें इसका इतिहास समझना है, भारत के कोने कोने की इतिहास के बारे में हमें जानकारी रखनी है, तो क्षेत्रीय स्रोतों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस समय अवधि में भारत अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था और हर क्षेत्र का अपना एक राजा था, हर क्षेत्र की अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, हर क्षेत्र को चलाने के तरीके अलग थे, हर क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियाँ थी, कृषि जो थी उसके तौर तरीके अलग थे और टैक्स भी अलग अलग प्रकार से लिया जाता था। तो अगर हमें इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है कि उस समय का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो इसके लिए हम पूरी तरीके से जो है वो रीजनल सोर्सेज पर ही डिपेंड है, यानी कि क्षेत्रीय स्रोतों पर ही निर्भर हैं। तो क्षेत्रीय स्रोतों का पहला महत्व यह है कि हमें स्थानीय घटनाओं के बारे में पता चल पाता है, स्थानीय संस्कृति की जानकारी मिल पाती है। तो वहाँ के लोकल जो घटनाएं थी, लोकल जो इंसिडेंट थे वो हमें पता चलते हैं। जैसे कि अगर हमें दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में जानना है, मराठों के इतिहास के बारे में जानना है, तो हमें मराठी सोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इससे हमें वहाँ की घटनाओं के बारे में पता चलेगा, राज दरबार में कौन सी घटनाएं घटित होती थी ये पता चलेगा। ऐसे अगर हमें पंजाब का पर्टिकुलर इतिहास जानना है तो पंजाब के स्रोतों का अध्ययन करना पड़ेगा, वहाँ के राजवंशों का इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इससे हमें वहाँ की स्थानीय घटनाएं क्या थी ये पता चलेगा, वहाँ का कल्चर कैसा था ये पता चलेगा। तो क्षेत्रीय स्रोतों से हमें किसी विशेष क्षेत्र की घटनाओं के बारे में पता चलता है, वहाँ की परंपराओं के बारे में पता चलता है, रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है कि कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटी चलती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, दक्षिण भारत के इतिहास को अगर आप जानना चाहते हो तो संगम साहित्य का अध्ययन करो। तो संगम साहित्य में आपको दक्षिण भारत के इतिहास को प्रॉपर वे में पता चल जाएगा आपको। ऐसे मराठा इतिहास को जानना चाहते हो तो बखर साहित्य का अध्ययन कर लो। बंगाल के बारे में आप भूमि अभिलेख पढ़ लो। ऐसे असम के अहोम राजाओं के बारे में आप बुरुंजी से पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ें हमें उस एरिया के बारे में बताएंगी। क्षेत्रीय स्रोतों का दूसरा महत्व यह है कि हमें लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में पता चलता है, यानी कि स्थानीय भाषाओं के बारे में पता चलता है और साहित्य के बारे में पता चलता है। तो क्षेत्रीय स्रोत जो है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस एरिया में कौन सी भाषा चलती थी। जैसे आप संगम साहित्य पढ़ोगे तो आपको तमिल भाषा के बारे में पता चलेगा। इसी प्रकार से अगर आप असम राजाओं का इतिहास पढ़ोगे तो वो असमी भाषा में लिखा गया है। तो इससे पता चलता है कि आम जनता और प्रशासन के बीच में किस प्रकार के संबंध थे। उदाहरण के लिए मराठी, तमिल, फारसी, बंगाली में जो दस्तावेज लिखे गए हैं, इससे हमें उस क्षेत्र विशेष के बारे में पता चलता है। तीसरी बात यह है कि क्षेत्रीय स्रोतों से हमें यह पता चलता है
कि उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, प्रशासन कैसे चलाया जाता था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, टैक्स किस तरीके के लिए जाते थे। ये सब हमें वहाँ की जमींदारी के रिकॉर्ड्स देखने पर पता चलता है, राजस्व रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है। जैसे मान लो हम ये कहें कि अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण किया, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? तो क्षेत्रीय स्रोतों से तो प्रूफ करोगे, जहां आप ये बताओगे इतने सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, इतने सारे जो शिल्प केंद्र थे वो बंद हो गए, बड़े पैमाने पर लोगों से कर वसूला गया। कुछ फैक्ट तो दोगे ना आप, और वो फैक्ट आपको क्षेत्रीय स्रोतों से ही पता चलेंगे। क्षेत्रीय स्रोतों का चौथा महत्व यह है कि स्थानीय लोग किस प्रकार के आंदोलन करते थे, कैसे प्रतिरोध करते थे, ये भी हमें क्षेत्रीय स्रोतों से पता चलता है। जैसे मराठा संघर्षों के बारे में, सिखों के उदय के बारे में, स्थानीय किसानों के विद्रोहों के बारे में जो घटनाएं हैं, ये हमें क्षेत्रीय स्रोतों से ही पता चलती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्रोतों में फारसी और यूरोपीय लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे डचिस आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने पत्र लिखे, डायरियाँ लिखी, रिपोर्ट्स लिखी। इससे हमें उस क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर आप ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड पढ़ोगे तो आपको खास तौर पर मुंबई के बारे में, जो उस समय का बम्बई था, आज का जो कलकत्ता है उसके बारे में, चेन्नई के बारे में बहुत सारा इतिहास पता चलेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने पर्टिकुलरली इन एरिया पर स्पेशल जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, अपने ऑफिसेज बनाए थे। तो ऐसे में हमें उस एरिया का जो लोकल हिस्ट्री है वो हमें वहाँ से पता चल जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि उस एरिया में कौन सी वास्तुकला चलती थी, किस प्रकार की पेंटिंग कलाएँ चलती थी, संगीत कलाएँ कैसी थी, नृत्य कलाएँ कैसी थी। जैसे कि राजस्थान की पेंटिंग के बारे में आपको पता चलेगा, मुगल काल के फारसी ग्रंथों से बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, दक्षिण भारत में मंदिर कैसे बनाए जाते थे ये पता चलेंगे क्षेत्रीय स्रोतों से। इसके अलावा निजी और मौखिक परंपराएं आपको पता चलेंगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि 17वीं 18वीं सदी का अगर हमें भारत जानना है तो क्षेत्रीय स्रोतों का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये स्रोत हमें न केवल स्थानीय स्तर की जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय के जो समाज था उसकी जटिलताओं के बारे में बताते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में हमें बताते हैं। तो ऐसे में इन स्रोतों का अध्ययन करके हम इतिहास को संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा आता है कि क्षेत्रीय स्रोत किस प्रकार से इतिहास के पुनर्निर्माण में योगदान देते हैं, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर कर दोगे। वीडियो को लाइक भी भाई कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, ताकि हमें पता चल पाए कि जो चीज़ें हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ भी रही हैं या हमें कुछ और भी अपडेट करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि 17वीं सदी में मुगल मराठा संबंधों की समीक्षा कीजिए। 2023 के पेपर में आया हुआ है, दिसंबर का 2023 वाला पेपर देखोगे आप तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 17वीं सेंचुरी में मुगल मराठा संबंधों की समीक्षा कीजिए। तो देखो 17वीं सदी में मुगल और मराठाओं के अगर संबंधों की बात करोगे तो ये बहुत ही संघर्षपूर्ण थे। जहां मराठे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, मुगलों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते थे, उधर मुगल भी जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी मराठों को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। तो ऐसे में 17वीं सदी में मुगल और मराठाओं का आमना सामना हो गया और ये संघर्ष, अंत में इस संघर्ष में मुगल भाई रहे, लेकिन आगे चलकर मराठाओं ने भी जो है इन्हें जी तोड़ शक्ति के माध्यम से परेशान लगातार किया रहा। तो आमने सामने की लड़ाई में तो मुगल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जो चालबाजी करी, इस चालबाजी की वजह से जो मुगलों का पलड़ा जाता वो भारी था। इसके अलावा मराठाओं को मदद भी नहीं मिली जितनी मदद मिलनी चाहिए थी, जबकि लोग मुगलों की जो है चाटुकारिता कर रहे थे बहुत सारे लोग। दैट्स वाई क्या हुआ, मुगल भारी पड़ गए मराठों के ऊपर। तो 17वीं सदी में मुगलों और मराठों के संबंध बहुत जटिल थे, संघर्षपूर्ण थे। ये संबंध राजनीतिक शक्ति, सैनिक संघर्ष और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण थे। इस समय मराठाओं ने 17वीं सदी में अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था और मुगल साम्राज्य के साथ टकराव की स्थिति बन चुकी थी। तो सबसे पहले हम मराठा शक्ति का उदय की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मराठा शक्ति 17वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है शिवाजी महाराज से। तो शिवाजी महाराज के समय में मराठा शक्ति का उदय होता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता और स्वराज्य के सिद्धांत को अपनाया, जय भवानी का नारा दिया और ये कहा कि हम मुगलों से स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर हम इसके नियंत्रण में तो पक्का नहीं रहेंगे जो हमारा एरिया होगा। तो शिवाजी ने पश्चिम भारत में एक मजबूत राज्य का निर्माण करवाया जो मुगलों के लिए चुनौती बन गया। अब मुगलों और मराठों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा, छुप छुप कर युद्ध होते रहे, गुरिल्ला युद्ध होते रहे। शिवाजी और औरंगजेब के समय प्रत्यक्ष टकराव हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने मुगलों की ताकत को चुनौती दी। शिवाजी ने 1664 में सूरत पर हमला कर दिया और मुगलों से किला हासिल करने के लिए कई अभियानों को अंजाम दिया। राजनीतिक तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। 1666 में शिवाजी आगरा दरबार में औरंगजेब से जब मिलने गए तो उन्हें कैद कर लिया गया। हालांकि शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से औरंगजेब की कैद से भागने में सफल रहे। इसके बाद शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों पर कब्जा किया और अपना साम्राज्य और मजबूत किया। आगे चलकर शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा सत्ता को संभाला। औरंगजेब ने संभाजी को कैद करके मार डाला।
हालांकि पहली बार की कैद में तो भाग गए थे, लेकिन अगली बार जब युद्ध हुआ तो युद्ध में उन्हें कैदी बना दिया गया। अभी इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, आप वो मूवी देख के भी अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को। तो शिवाजी की जो मृत्यु उसके बाद उसके बेटे संभाजी आए और औरंगजेब और संभाजी का जो संघर्ष हुआ इसमें औरंगजेब विजयी रहा और संभाजी जो है वो वीरता से मुकाबला करते रह गए, लेकिन अपनों के दिए गए धोखे की वजह से वो औरंगजेब के चंगुल में फंस गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के दक्कन अभियान ने मुगल साम्राज्य को कमजोर भी कर दिया था, लेकिन क्योंकि मराठाओं की जो गुरिल्ला युद्ध थी, जिस नीति थी, उसकी वजह से मुगल सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। यानी कि मुगल सेना जीती तो भले ही, लेकिन उन्हें नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। 17वीं सदी के अंत तक मराठों ने पश्चिम भारत में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। मराठा और नेताओं ने मुगल साम्राज्य के नियंत्रण को चुनौती दी और बड़ी संख्या में क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। हालांकि मुगलों और मराठों के बीच में भाई संघर्ष लगातार होता रहा, लेकिन दोनों के बीच में सांस्कृतिक लेन देन भी हुआ। मराठाओं की जो सैन्य रणनीतियां थी, जो प्रशासनिक क्षमताएं थी, मुगलों को उन्होंने प्रभावित किया। मुगलों की वास्तुकला और प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव मराठाओं पर भी पड़ा। निष्कर्ष ये निकलता है कि मुगल मराठा संबंधों को जब हम पढ़ते हैं तो ये संबंध संघर्षों पर आधारित थे, सहयोग पर आधारित थे और सांस्कृतिक प्रभाव के मिश्रण पर आधारित थे, जहां दोनों ही ताकतें अपने आप को पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की बात करती थी। एक तरफ मुगल ये चाहते थे वो पूरे सल्तनत को चलाएंगे, एक तरफ मराठा अपनी शक्ति को इस हिसाब से बढ़ा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो मुगलों के लिए चुनौती उभरेंगे और पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से जो मुगल हैं वो अपने अलग तरीके से शासन करते रहे और मराठा ऐतिहासिक घटनाओं के चक्कर में फंस गए और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का संघर्ष समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि प्रारंभिक सिख राज्य की स्थापना पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 3 बार कम से कम ये क्वेश्चन आया है कि प्रारंभिक सिख राज्य की स्थापना पर एक लेख लिखिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों पर आप डिपेंड मत रहो। उसका रीज़न है क्योंकि 18 चैप्टर है हमारी किताब में और एक एक चैप्टर जो है 30-30, 40-40 पेज के हैं। तो टॉपिक बहुत सारे हैं एग्जामिनर के पास क्वेश्चन देने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ कवर करेंगे ताकि जो है मैक्सिमम चीज़ें हम कर पाएँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रारंभिक सिख राज्य की स्थापना पर एक लेख लिखिए। तो सिख समाज की स्थापना की जब आप बात करोगे तो उससे पहले हमें सिख धर्म की स्थापना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसकी स्थापना करी थी गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी के अंत में। तो सिख धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक जी को। हालांकि गुरु नानक कोई अलग से संप्रदाय की स्थापना नहीं करना चाहते थे, अलग से किसी धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, वो तो धर्म में सुधार चाहते थे। लेकिन आगे चलकर जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करी, एक नए पंथ की स्थापना करी, सिख पंथ। तो सिख समाज की स्थापना धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हुई, जिसे गुरु नानक देव जी ने शुरू किया। सिख पंथ ने एक धार्मिक समुदाय के रूप में शुरुआत की थी, यानी कि सिखों का शुरुआत में जो रिलेशन था वो सिर्फ रिलीजियस फैक्टर से था। धर्म में वो सुधार चाहते थे, हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी उसे खत्म करना चाहते थे, मुस्लिम धर्म की जो कुरीतियाँ थी उसे खत्म करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो सिख हैं उनका जो विचारधारा है वो धार्मिक से सीधे सीधे राजनीतिक हो गई। उसका कारण था सिखों के ऊपर मुगलों ने बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार किया और इस अत्याचार का बदला लेने के लिए सिख जो थे वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ गए। तो सिखों और मुगलों के संघर्ष की वजह से जो सिख थे, जिनके उदय धार्मिक रूप से हुआ था, वो धीरे धीरे करके एक राजनीतिक शक्ति बन गए और आगे चलकर एक सिख साम्राज्य की स्थापना हुई सिंध के आसपास के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम सिख पंथ की स्थापना की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो सिख धर्म की स्थापना किसने करी? गुरु नानक देव जी ने। शुरुआत में इसका संबंध किससे था? सिर्फ धर्म पर, नाम जपो, कीर्तन करो और वंशकों के सिद्धांत पर। उन्होंने भक्ति को बढ़ावा देने की बात करी, समाज में समानता लाने की बात करी, सोशल जस्टिस की बात करी और इसके बाद लगातार जो गुरु परंपरा थी वो चलती गई। और फिर 5वें गुरु आए जिनका नाम था गुरु अर्जन देव और छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने सिख समुदाय को एक संस्था के रूप में स्थापित किया। गुरु अर्जन देव जी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया, जिसे आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, और आदि ग्रंथ का संपादन किया। गुरु हरगोविंद जी की बात करोगे तो इन्होंने सिखों को कहा कि भैया आत्मरक्षा अगर चाहते हो, अपने आप को जीवित रखना चाहते हो तो अपने आप को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करो। इन्होंने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया। इन्होंने सिख धर्म को धार्मिक से राजनीतिक रूप दे दिया। किन्होंने? श्री हरगोविंद जी ने। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। जब हम सिख धर्म की शक्ति की बात करते हैं तो शुरुआत में गुरु नानक जी इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन उस समय इसका दृष्टिकोण धार्मिक था, समाज में समानता लाने चाहते थे, धार्मिक जो आडंबर था उसका विरोध किया, एक नए पंथ की स्थापना हुई। इनका कोई भी मतलब नहीं था कि ये कभी राजनीति करेंगे, राज शासन चलाएंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब मुगलों से इनका संघर्ष होने लगा तो अपनी आत्मरक्षा के लिए श्री हरगोविंद जी ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया
और ये कहा अगर अपने आप को मजबूत रखना है तो राजनीतिक शक्ति को बनाओ, धर्म से धीरे धीरे करके राजनीति की ओर जाओ। अब यहाँ से सिखों का सैन्यकरण शुरू हुआ और यहीं से उनका संघर्ष हुआ धीरे धीरे करके मुगल राजाओं से। तो मुगल राजाओं जैसे जहांगीर, औरंगजेब के अत्याचारों ने सिख समुदाय को संगठित कर दिया। सैनिक रूप से वो मजबूत होने के लिए प्रेरित हो गए और सिखों के 9वें गुरु आए गुरु तेग बहादुर जी। औरंगजेब की धर्म कट्टरता की वजह से गुरु तेग बहादुर ने आवाज़ उठाई, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ आप सभी को पता है, उन्हें शहादत मिली और इनकी शहादत के बाद सिख प्रेरित हो गए कि अब भाई वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। सिखों के 10वें गुरु जी आए गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और इन्होंने कहा कि अब हम धार्मिक रूप से भी एकजुट होंगे, राजनीतिक रूप से भी एकजुट होंगे, सैनिक रूप से भी एकजुट होंगे और मुगलों को धूल चटा देंगे। प्रारंभिक सिख राज्य की नींव यहीं से पड़ती है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद नया बंदा आता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के टाइम पर जो है सिख शक्ति अपनी सबसे सर्वोच्चता पर आ जाती है। ये मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे और स्वतंत्र राज्य की नींव रखेंगे। बंदा बहादुर की बात करें तो सिखों के पहले सैनिक नेता होंगे। 1710 में मुगलों को हराकर सरहिंद पर कब्जा कर लेंगे और अपना सिक्का भी जारी करेंगे। इन्हें भूमिहीन किसानों की भूमि दिलवाएंगे। सिखों को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा। हालांकि आगे चलकर कई सिख राजाओं की हार होगी और फिर भी सिख सैन्य जो है मजबूत रहेंगे। आगे चलकर जो सिख हैं ये आपसी संघर्ष में खुद उलझ जाएंगे और 18वीं सदी में सिख समुदाय 12 भागों में बढ़ जाएगा, जिन्हें 12 मिस्ल कहा जाता है। अलग अलग मिस्ल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करेंगी और यहीं से सबसे बड़े राजा जो सिख के रहे हैं, जिनका सबसे ज़्यादा नाम रहा है, उनका उदय होगा महाराजा रणजीत सिंह का। तो इस प्रकार से आप ना स्टेप टू स्टेप घटनाओं को लगाओगे जब सिख समुदाय के गठन की बात आएगी। महाराजा रणजीत सिंह के समय में सिख समुदाय फिर से अपनी मजबूती की ओर आया और एक बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद सिख समुदाय जो सिख साम्राज्य है वो उसके पतन की ओर चला गया और सिर्फ एक क्षेत्र तक सिमट कर रह गए। तो अगर क्वेश्चन आए सिख समुदाय की स्थापना के बारे में बताओ, उस साम्राज्य के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना से बात शुरू करना और फिर अंत में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सारी चीज़ें बता देना। चीज़ें थोड़ी सी कठिन है, फैक्चुअल चीज़ें या तो फिर बना बना के लिखना, अगर याद नहीं रहेंगी चीज़ें तो भाई और क्या ही कर सकते हो। पेपर में जो आपका चौथा क्वेश्चन आएगा वो टिप्पणी करने के लिए आएगा। 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से किसी 2 ऑप्शन पे आप टिप्पणी करोगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है पातशाहनामा, दूसरा है मेवाड़ और जहांगीर, तीसरा है मुगल भारत में वस्त्र उत्पादन और चौथा है अष्टप्रधान। तो वहाँ आपको 4 पे से 2 पर टिप्पणी करनी है। हम यहाँ चारों टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि इनमें से कोई सा भी टॉपिक आए तो आप कर सको। तो देखो, जब आप पातशाहनामा की बात करते हो तो इन्हें शाहजहाँनामा भी कहते हैं। तो जो मुगल राजा था शाहजहाँ, उसने लिखवाया था शाहजहाँनामा, जिसे पातशाहनामा भी कहते हैं। तो शाहजहाँ के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे हमें शाहजहाँ के समय की सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसे लिखा है लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी उसके पहले ही। तो ऐसे में इसका जो एक शिष्य था उसने इसे पूरा किया था। तो बादशाहनामा क्या है? पातशाहनामा क्या है? ये शाहजहाँनामा भी कहते हैं इसे। किसके बारे में लिखा हुआ है इसमें? शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में लिखा है। किसने लिखा है इसे? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। इसमें हमें शाहजहाँ के शासनकाल के 20 सालों के इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले इसके लेखक के बारे में बताओगे। इसे अब्दुल हामिद लाहौरी ने फारसी भाषा में लिखा है और ये अकबरनामा की तरह है। पातशाहनामा के 3 खंड हैं जिन्हें 10-10 वर्षों का इतिहास इसमें बताया गया है। विषय वस्तु की बात करोगे तो बादशाहनामा में हमें ये पता चल पाएगा कि उस समय का सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास कैसा था, प्रशासन कैसे चलाया जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी आपको पातशाहनामा में मिल जाएगी। शाहजहाँ ने कितने युद्ध लड़े थे, कितने सैनिक अभियान चलाए थे, उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, मुगल राज्य का दरबार कैसा था, दरबार की संस्कृति कैसी थी, राज की औपचारिकताएँ कैसी थी, ताजमहल, लाल किला और अन्य शानदार जो इमारतें थी, उन सब का वर्णन आपको पातशाहनामा में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पातशाहनामा एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है अपना, जहाँ ना सिर्फ हमें शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि भारत की राजनीति, संस्कृति और कलाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। मुगल काल की वास्तुकलाओं के बारे में पता चलता है, फारसी साहित्य की परंपरा के बारे में पता चलता है, उस समय की भाषागत शैली, साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में पता चलता है, मुगल दरबार की भव्यता को पता चलता है और प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के बारे में बहुत ही मददगार ग्रंथ है ये। बादशाहनामा की जो भाषा है वो श्रृंगारपूर्ण है, साहित्यिक है। इसमें फारसी कविता, गद्य और रूपक का सुंदर उपयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं जो कि इस पुस्तक की महत्वता को बढ़ाते हैं। पुस्तक की कुछ कमी ये है कि एक शासकीय इतिहास है, तो राजा के काम को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। ये नहीं कि आप पातशाहनामा पढ़ने लग जाओ और फिर कहो भाई इसने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं सारे के सारे, क्योंकि जो जनता ने जिस काम को नहीं माना वो बात तो यहाँ पर लिखी नहीं है।
तो ये ध्यान रखना, कोई भी जो इतिहास होता है वो संपूर्ण नहीं होता, वो एक तरफा होता है। पाषाणनामा भी एक तरफा है। इसमें सामाजिक विद्रोह, वर्ग संघर्ष, आम जनता की पीड़ा का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकलता है कि अगर क्वेश्चन यह आता है कि पाषाणनामा पर टिप्पणी करो, तो आप बता देना भैया पाषाणनामा जो है वो शाहजहां के शासनकाल का एक दस्तावेज है, जिससे हमें मुगल दरबार के बारे में पता चलता है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, उस समय साम्राज्य कैसे चलाया जाता था ये पता चलता है, वास्तुकला चित्रकला के बारे में पता चलता है, जिन इमारतों का निर्माण करवाया गया उसके बारे में पता चलता है, भाषा शैली के बारे में चलता है, फारसी संस्कृति के बारे में पता चलता है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने इसे लिखवाया था और शाहजहां के काल के 20 सालों का इतिहास इसमें हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन था जिस पे हमें टिप्पणी करनी थी, वो था मेवाड़ और जहांगीर का संबंध। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते ही हो, अकबर के टाइम से ही उनका संघर्ष चल रहा था। आगे चलकर अकबर तो मर जाएगा और जहांगीर के समय में और मेवाड़ जो है इनके बीच में संबंध कैसे रहेंगे, हम ये बात यहाँ करने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि मेवाड़ और जहांगीर का संबंध मुगल साम्राज्य और राजपूत साम्राज्य के ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है। यह संबंध जो संघर्षों का शुरू हुआ ये अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ और जहांगीर के शासनकाल में ये महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। इस अवधि में मेवाड़ के राणा प्रताप और उनके उत्तराधिकारी मुगल शासकों के बीच में कभी संघर्ष करते थे, कभी समझौता करते थे। शुरुआत कहाँ से होती है संघर्षों की? जब अकबर के शासनकाल में मुगल अपनी शक्ति को बढ़ाए जा रहे थे तो उनका सीधा टकराव हुआ मेवाड़ में महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। आगे चलकर हल्दी घाटी का युद्ध होगा मेवाड़ और मुगलों के बीच में। अकबर के बाद सत्ता में आएगा जहांगीर और मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बाद उनके वंशज आएंगे। इनके बीच में लगातार आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष चलता रहेगा। जहांगीर और मेवाड़ के संघर्ष की बात करोगे तो जहांगीर अकबर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए मेवाड़ पर अभियान शुरू करता है। उसने अपने सेनापति परवेज मिर्जा और बाद में शहजादा खुर्रम को मेवाड़ के विरुद्ध भेजा। इस संघर्ष का उद्देश्य ये था कि हमें कैसे भी करके मेवाड़ को अपने अधीन लेकर आना है, यानी कि मेवाड़ मुगलों के अधीन चला जाए। लेकिन मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम ने ये कहा, भैया मेरे जीते जी तो मैं मुगलों के अधीन नहीं जाऊंगा, ठीक है, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी करूंगा। लंबी लड़ाई चली, दोनों पक्षों में नुकसान हुआ, दोनों पक्षों ने समझौते की राह अपनाई। जहांगीर ने राणा अमर सिंह को राजपूत स्वाभिमान रक्षा के लिए सम्मानजनक शर्तों पर संधि का प्रस्ताव दिया और फिर मेवाड़ जहांगीर समझौता हुआ 1615 में, जिसके अनुसार राजा अमर सिंह मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन वो दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार की सेवा देंगे। मेवाड़ के जितने भी क्षेत्र जब्त किए गए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। चित्तौड़ का किला जो मेवाड़ की शान का प्रतीक था वो मुगलों को दे दिया गया। जहांगीर की नीति की विशेषता ये थी कि वो संवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, बातचीत के माध्यम से मैटर को सॉल्व करना चाहते थे। मेवाड़ का दृष्टिकोण यह था, भैया आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। यह समझौता इस बात का संकेत था कि मुगलों को मेवाड़ जैसे छोटे शक्तिशाली राज्यों से संबंध बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। निष्कर्ष कुछ मिलाकर ये निकलता है कि मेवाड़ और जहांगीर का जो संबंध था वो संघर्ष और तालमेल का उदाहरण था। जहाँ जहांगीर अपने पूर्वज अकबर की नीति को आगे बढ़ाते हुए समझौते का रास्ता चुनता है, वहीं मेवाड़ अपनी राजनीतिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता का मार्ग चुनता है। कभी युद्ध और कभी समझौते लगातार चलते रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप कर दोगे। तीसरा टॉपिक जिस पर हमें टिप्पणी करनी थी वो था मुगल भारत में वस्त्र उत्पादन। तो मुगल काल में वस्त्र उत्पादन का भी अलग इंपॉर्टेंस थी और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक भी था। इस समय भारत विश्व के मुख्य वस्त्र उत्पादनों में से एक था, टॉप लेवल का कपड़ा बनता था भारत में। तो मुगल काल में अगर प्रमुख वस्त्र उत्पादन की बात करोगे तो उत्तर भारत में लखनऊ, बनारस, आगरा में फाइन सिल्क और जरी के वस्त्र बहुत फेमस थे। बंगाल में जो ढाका था वो मलमल के लिए फेमस था, जो विश्व भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम और कोरोमंडल तट सूती कपड़े के लिए जाने जाते थे। वस्त्रों के प्रकार की बात करोगे तो सूती वस्त्रों में मलमल, छीट और कालीन प्रमुख थे। रेशमी वस्त्रों में कशीदाकारी बहुत फेमस थी और जरी के काम बहुत ही फेमस थे। ऊनी कपड़े ठंडे क्षेत्रों के लिए यूज़ किए जाते थे, खासतौर पे पश्मीना। तकनीकी की बात करोगे तो वस्त्र निर्माण में हथकरघा उद्योगों का प्रयोग होता था। कारीगर जो थे बारीकी से अपनी कारीगरी को दर्शाते थे। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, खासतौर पे हल्दी और कुसुम्भ। व्यापार की बात करें तो मुगल शासन के दौरान वस्त्र भारत के मुख्य निर्यात सामग्रियों में से थे। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कपड़ों को किया जाता था। ये सूती कपड़े मलमल ना सिर्फ फारस की खाड़ी बल्कि यूरोप तक जाते थे और आगे चलकर यूरोप कंपनियां जो थी वो भारतीय वस्त्रों में गहरी रुचि रखते हुए भारत तक आ चुकी थीं।
वस्त्र उत्पादन का प्रभाव समाज पर यह था कि बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, रोजगार प्रदान किया जाता था। कारीगर, बुनकर, रंगराजों के लिए आजीविका का साधन था। वस्त्रों की मांग ने कृषि उत्पादकों को भी प्रभावित किया, क्योंकि वस्त्र उद्योग सीधे सीधे कृषि पर निर्भर था। कपास की खेती होती थी, फिर रेशा काटा जाता था। वस्त्र उद्योग का पतन का कारण क्या रहा कि मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, मशीनों से कपड़े बनने लगे, जिसकी वजह से जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि मुगल काल के समय में वस्त्र उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पर था, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता था और बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता था, कृषि पर डिपेंड था, कपास की खेती को भी बढ़ावा मिलता था। लास्ट टॉपिक जो टिप्पणी करने के लिए था वो था अष्टप्रधान। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आए आज के बाद, तो अष्टप्रधान का संबंध है मराठा साम्राज्य से, ध्यान रखना। तो मराठाओं ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए 8 विभागों की स्थापना करी थी, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। हालांकि इसका श्रेय इतिहास में शिवाजी महाराज को जाता है, लेकिन हमारी किताब ये लिखती है कि शिवाजी महाराज ने रियल में अष्टप्रधान की स्थापना नहीं करी थी, बल्कि किसी एक योग्य प्रशासनिक व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना करी थी। अष्ट का मतलब होता है 8 और प्रधान का अर्थ होता है प्रमुख। तो 8 प्रमुख थे जो मिलकर शासन चलाते थे। प्रमुखों में सबसे बड़ा पद था पेशवा का। तो शासन का प्रधानमंत्री, राजा का बड़ा सलाहकार, प्रशासन का मुख्य संचालन करता था पेशवा। शिवाजी के बाद पेशवा की जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बाजीराव के समय पर तो पेशवा सबसे प्रमुख ही हो जाएगा, एक तरीके से यही राजा बन जाएगा। दूसरा बंदा था अमात्य या मजूमदार। ये राज्य की आमदनी का हिसाब किताब रखता था, लेखा जोखा करता था और फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख था। कौन? मजूमदार। तीसरा बंदा था सचिव, जो राज्य के दस्तावेजों, सरकारी पत्राचार और आदेशों का संरक्षक था। चौथा बंदा था मंत्री। मंत्री यहाँ पर थोड़ा सा देखो भाई गलत लिखा है ना, थोड़ा बहुत पीडीएफ में मिसप्रिंट हो जाता है। तो गुप्तचर व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, राज्य के आंतरिक मामले सब मंत्री चला लाता। एक होता था सुमंत, जो विदेश नीति को चलाता था। एक होता था सेनापति, जो सेना का प्रधान होता था। न्यायाधीश न्याय के मामलों का निपटारा करते थे, हालांकि मेन पावर राजा के पास ही थी। और 8वां बंदा था पंडित राव। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख था, धार्मिक अनुष्ठान करवाता था, दान आदि का प्रबंध करता था। इन 8 का ग्रुप कहलाता था अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान की विशेषता यह है कि प्रशासन को चलाने में सहयोग देते थे, राजा को सहयोग देते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था जो थी मराठों की, वो इन्हीं अष्टप्रधानों पर ही निर्भर थी। लेकिन ये ध्यान रहे आगे चलकर जो अष्टप्रधान हैं ये स्वार्थी हो गए, अपना अलग अलग क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करने लगे। इनमें ये सोचने लगे कि हम ही पूरे क्षेत्र के राजा बन जाएं, जिसकी वजह से मराठाओं को इसका नुकसान पहुंचा। तो भाई इस वीडियो में जो है हम यही जो है 4 क्वेश्चन रखेंगे। 5वें क्वेश्चन की जो बात है वो हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 का फीडबैक जरूर देना, ताकि हम पार्ट 2 जो है जल्दी ही लेकर आएँ। तो मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।